अमुची प्रार्थनान हेच अमुचे मागणी, हीच अमुची प्रार्थनान हेच अमुचे मागणी. माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे, धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे. एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे. सत्याचा उद्या उगवेला आहे खातरी. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी, सूर्य सत्याचा उद्या उगवेला आहे खातरी. तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच अमुची प्रार्थना. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले, पाऊले चालू पुढे जे थांबले ते संपले. घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा नाला पडे, माणसाने माणसाची माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे. माणसाने माणसाची माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Ujjwala, Om, Sakshi, Swajit, Good Vaishnavi, evening, ma'am. Vijay, Jayesh, Komal. कैसे हैं सब? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. कैसे हैं? अच्छे हैं? मैम. यस मॅम अच्छे. बहुत अच्छे हैं. वेरी गुड. रेगुलरली क्लास नहीं कर रहे कुछ बच्चे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, बीच बीच में एक एक दिन छुट्टी हो रही है सबकी. अच्छा ये बताए, थोड़ा रिवाइज करके आए हैं लास्ट क्लास का?
फिर से पूछती हूँ, थोड़ा बहुत रिवाइज किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो अभी तक कर लिया है, जो जो टॉपिक्स कर लिए हैं हमने? यस मैम। ओके, वेरी गुड उज्ज्वला। बस उज्ज्वला ने किया है, बाकी बच्चों ने नहीं करी पढ़ाई घर पे थोड़ी सी? चलिए साथ ये में मैम। की है, चलिए कुछ साथ में क्वेश्चंस करते हैं। Define surface tension in terms of tangential force and length. सभी बच्चे चैट बॉक्स में जरा फॉर्मूला लिख दे सरफेस टेंशन का। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू वॉट? इसमें T दिया हुआ है क्योंकि सरफेस टेंशन को हम T भी कह सकते हैं या फिर S भी लिख सकते हैं। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखना है सबको। मैं कर दूं पहला वाला क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड ओम, मैं भी यही लिखने वाली थी। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन L। वेरी गुड उज्ज्वला। अच्छा, क्योंकि ओम और उज्ज्वला ने लिख दिया है, अब सभी को पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन L। अगर F अपॉन L है तो उसका SI यूनिट क्या होगा? फोर्स हम किस में मेजर करते हैं और लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड विजय। अब किस यूनिट्स में मेजर करते हैं ये हम लिखेंगे। T इक्वल्स टू F, F हम किस में मेजर करते हैं? T फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं और लेंथ हम, वेरी गुड वैष्णवी, और लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर। वेरी गुड। तो अगर पूरे फॉर्मूला का मैं यूनिट पूछूं, T इक्वल्स टू F अपॉन L लिखा था, तो T का क्या यूनिट्स हो जाएगा? वेरी गुड जयेश, जयेश ने ठीक लिखा है, तो बाकी बच्चे भी देख सकते हैं। जो ऐसा यूनिट होगा वो हम न्यूटन पर मीटर लिखेंगे। डायमेंशंस अभी हम छोड़ सकते हैं। हाउ डज इंक्रीज इन द टेम्परेचर जनरली अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड? इसका जो हमने एग्जाम्पल किया था वो हमने, जब हम खाना बनाते हैं हम तेल को गर्म करते हैं। अगर हम मैगी बनाएंगे तो पानी को गर्म करेंगे, अगर हम चाय बनाएंगे तो पहले पानी को गर्म करेंगे, अगर हम कपड़े अच्छे से धोना चाहते हैं तो फिर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, हाउ डज इट चेंज? कैसे चेंज होता है? क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो कम हो जाता है, क्या वो आसानी से फैलने लगता है या नहीं फैलने लगता है? सभी बच्चे कोशिश करेंगे लिखने की। आप सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज लिखें। इंक्रीज के लिए I लिख सकते हैं, डिक्रीज के लिए क्या D लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सरफेस टेंशन बढ़ेगा, इंक्रीज, तो आप कैपिटल I लिखें। अगर आपको लगता है डिक्रीज होगा तो आप कैपिटल D लिखें। ओके, इंक्रीज, ओके इंक्रीज, ओके इंक्रीज, ऑलराइट, सभी को इंक्रीज लग रहा है। ओके, इंक्रीज का क्या मतलब हुआ? अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाता है लिक्विड में? ओके, क्या कोई बताएगा कि जब सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन से आप क्या समझते हैं? वो टेंशन, ज्यादा टेंशन में है, राइट? उसके बीच का कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, वो आपस में ऐसे लॉक्ड है। तो जब आप उसको हीट करते हैं तो ये लॉकिंग का क्या हो सकता है? क्या ये और पास आ जाएंगे? क्या ये और मजबूत हो जाएगा लॉकिंग?
इसका आंसर देख लीजिए सब। क्योंकि सभी ने इंक्रीज लिखा। सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस पे होता है, जिसकी वजह से वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, एक लेयर की तरह काम करता है। वो लेयर की तरह काम क्यों करता है? जब कोहेसिव फोर्सेस आपस में मॉलिक्यूल्स को ऐसे जोड़ के रखता है। अब थोड़ा सोच के बताइए, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा, क्या वो जुड़े रहेंगे या बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थोड़ा दूर जाने लग जाएंगे? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। जब आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, तो जब काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, क्या वो अपनी जगह पे रहेगा या थोड़ा भागने की कोशिश करेगा? थोड़ा भागने की कोशिश करेगा मैम। वेरी गुड, थोड़ा भागने की कोशिश करेगा। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है जो आपस में ऐसे टाइटली पैक्ड थे, जैसे आपने उसको टेम्परेचर देने की कोशिश की, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, वो थोड़ा थोड़ा भागने लगा। तो क्या सरफेस टेंशन बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। एब्सोल्युटली राइट स्वजीत। क्या बाकी बच्चों को भी समझ आया? तभी हम तेल को गर्म करते हैं कि वो आसानी से पैन में फैल जाए। तभी हमें गरम खाना अच्छा लगता है, क्योंकि गरम खाना आपके टंग पे अच्छे से फैल जाता है। फैलता तभी है जब उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। आर वी ओके विद दिस? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ओनली Yes, टू। ma'am. ओके, 3 ऑफ यू आर ओके, अदर्स या बाकी सब ओके नहीं है? Yes, ma'am. ओके ओके, चलो वेरी गुड। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि सरफेस टेंशन का टेम्परेचर से क्या लेना देना है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसका डेली एप्लीकेशन किचन में हमें देखने को मिलता है। What happens to the surface tension when an insoluble impurity like dust is added? अब इसको आंसर करने के लिए, अगर आपका जमीन बहुत डस्टी हो रहा है, बहुत धूल बैठ गई है, तो क्या वो स्लिपरी हो जाता है या उसमें चलना आसान हो जाता है? सूखा स्लीपरी हो जाता है मैम। स्लिपरी हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। तो अगर सरफेस स्लिपरी हो गया, सरफेस टेंशन बढ़ गया कि कम हो गया? कम। सरफेस टेंशन बढ़ गया। फिर से बताएं। सरफेस टेंशन बढ़ गया मैम। सरफेस टेंशन बढ़ गया। जब आप फिसले तो आप फैल गए कि एक जगह रुके रहे? फैल गए। फैल गए। तो जब कोई चीज आसानी से फैल जाती है, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है? कम होता है, मैम. कम होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन सब लिख लें, ये दोनों क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तेल आसानी से फैलता है। अगर कोई भी चीज आसानी से फैलती है तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन। हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर affect the surface tension of the liquid? इसका डेली एप्लीकेशन आपके किचन में दिखता है, कपड़े धोने में दिखता है। अच्छा ये बताएं, घर पे आप कपड़े पानी से धोते हैं या पानी में कुछ मिलाते हैं? पाउडर. पाउडर मिलाते हैं मैम। डिटर्जेंट पाउडर मिलाते, मैम. पाउडर मिलाते हैं। ऐसे जब हम बर्तन धोते हैं, क्या हम सिर्फ पानी से धोते हैं या कुछ मिलाते हैं? सोप यूज करते हैं साबुन। मैम। अच्छा, अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें, जब सोप या साबुन नहीं था, तब कैसे धुलते थे बर्तन? ऐश के मदद से धोते थे मैम। ऐश से? किससे धुलता था बच्चे? जब हम ऐश लोग मैम। मिट्टी से. मिट्टी से, ऐश से, मैम. बिल्कुल सही। ऐश से, मतलब जिससे जैसे चूल्हे में हमने वो लकड़ी जलाई, उसका जो बचा हुआ ऐश रहा, या तो ऐश से धुलते थे या फिर मिट्टी से धुलते थे। अभी भी कई कई जगह में ऐश और मिट्टी से धोते हैं। तो जब आप ऐश और मिट्टी मिलाते हैं पानी में, वो आराम से फैलने लगता है, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। उसी का मॉडर्न उसमें अब क्या हो गया, जब आप सोप मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, उसका सरफेस टेंशन
कम हो जाता है। क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है, वो प्लेट के ऊपर अच्छे से फैल जाता है, धोने में आसानी रहती है। जब आप कपड़े धोते हैं, उसमें डिटर्जेंट जब मिलाते हैं, तो वो कपड़ों के ऊपर अच्छे से फैल जाता है, तो जहां जहां डर्ट पार्टिकल्स है वो उसको अच्छे से निकाल पाता है। तो अगर या तो आप उसको गर्म कर रहे हो तो भी उसका सरफेस टेंशन कम होगा, या फिर अगर आप उसमें डस्ट या डिटर्जेंट मिला रहे हैं या ऐश मिला रहे हैं, तब भी उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सो इन दोनों क्वेश्चंस का, हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हाउ डज एडिंग एन इम्प्योरिटी लाइक डस्ट चेंजेस द सरफेस टेंशन, दोनों का आंसर डिक्रीज होगा। क्या ये सभी को समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस मैम। 4 बच्चों को समझ आ गया। यस मैम। ओके, वेरी गुड। ये है कुछ हमने पिछले 2 क्लासेस में किया था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मतलब पानी का ड्रॉप। तो पानी के ड्रॉप जिसका रेडियस इसमें हमने छोटा आर दिया है, क्या होगा एक्सेस प्रेशर? फॉर्मूला लिखें सब। ये चैट बॉक्स में लिखेंगे फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, सुनाई नहीं दिया? Because P equals to 40 upon R. 40 अपॉन आर। 40 अपॉन आर भी एक करेक्ट फॉर्मूला है। 40 अपॉन आर किसके लिए होता है? क्या कोई और बताना चाहेगा? सोप बबल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सोप बबल जब हम लेते हैं, बाहर भी उसके हवा है, अंदर भी उसके हवा है, तो उसके दोनों सरफेस हवा के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसका डबल होके 4T/R हो जाता है। तो अगर उसका 4T/R है, लिक्विड का क्या होगा? पानी का जो एक ड्रॉप बनता है 2T/R। वेरी गुड। एक बार लिख भी लेते हैं सो दैट सबको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। विजय ने हमें आंसर बता दिया है, मैं चाहूंगी कि बाकी सब बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख भी दे। एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू व्हाट? हमने इसको एक्सेस प्रेशर के नाम से किया था। एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? विजय ने बता दिया है, मैं चाहूंगी कि बाकी बच्चे लिखें कि क्या इसका आंसर है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप क्या होता है? और अगर नहीं लिखना तो वैसे बता दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने बताया है मुझे। ओके, वेरी गुड। मैम 2T upon R. वेरी गुड, वेरी गुड। 2T अपॉन आर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why is the formula for excess pressure in a soap bubble 40/R instead of 2T/R? 2T/R होता है लिक्विड के अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर, और वही सोप बबल के अंदर 40/R होता है। डबल क्यों हो गया अचानक से? मैम उसमें एयर ऐड हो गया इसलिए। क्योंकि उसके 2 सरफेसेस हो गए। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर भी हवा है, मेम्ब्रेन के अंदर भी हवा है। और जहां हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, वो लिक्विड ड्रॉप के बस एक ही साइड पे हवा है। तो क्योंकि इंटरैक्टिंग मेम्ब्रेन एक है, तो इसलिए 2T/R है। सोप बबल में इंटरैक्टिंग मेम्ब्रेन, बाहर वाला मेम्ब्रेन भी हो गया, अंदर वाला भी हो गया, इसलिए वो 4 टाइम्स हो गया। कैपिलरी राइज याद है किसी को? ये हमारा लास्ट टॉपिक था, राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब। अगर एक फाइन कैपिलरी ट्यूब या कोई भी छोटा पतला सा ट्यूब आप पानी के अंदर डुबोते हैं, पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? उस टर्म को Capillary rise. वेरी गुड, कैपिलरी राइज। आज का टॉपिक क्या होगा? आज हमें क्या करना था? एनीबडी? आज का हमारा कौन सा टॉपिक होगा? अच्छा, क्या कैपिलरी के बाद हमने कोई टॉपिक किया था? एक छोटा सा टॉपिक और शुरू किया था हमने। Equation of continuity. वेरी गुड, वेरी गुड।
ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शुरू कर दिया। अब हम वहां से थोड़ा आगे चलेंगे। यहां तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे A1 क्या है? What is A1 here? In this expression A1 क्या था? Area, एरिया। Yeah. वेरी गुड। और V1 क्या था? velocity, वेरी गुड। अब हम आज करने की कोशिश करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बिफोर वी स्टार्ट विद बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम आता है? या नाम सुना हुआ लग रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम? यस मैम, सुना है। सुना है ना? जब भी हम किसी चीज पे काम करते हैं, अगर मैंने अगर फोन लिया और इसको ऊपर उठाया, क्या मैंने इस पे कुछ काम किया? Yes, ma'am. यस मैम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किया। मैंने इसको यहाँ से उठा के, टेबल से उठा के इसके ऊपर रख दिया, अपने हाथ के ऊपर रख दिया, तो मैंने कुछ काम किया। तो क्या काम करने पे इस फोन का कुछ बढ़ा? height, ओके, हाइट। तो अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में पूछूं, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ी, तो क्या कोई एनर्जी भी बढ़ी? Yes, ma'am. एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर रखा, जैसे ही मैंने उसकी हाइट चेंज करी, मैंने उस पे काम किया, तो जो मैंने उस पे काम किया वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में पहुंच गई, राइट? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके। अब आप में से सभी ने कभी ना कभी तो झूले पे बैठे होंगे। Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. ओके, जब झूले पे बैठ किसी ने कभी धक्का दिया है पीछे से? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो जब धक्का देते हैं तो क्या होता है? हम आगे जाते हैं मैम, फिर आगे जाके फिर से वापस पीछे आते हैं। अच्छा, अगर कोई बार बार धक्का देता रहे तो क्या होगा? जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जहां किसी ने जिसने भी आपको धक्का दिया वो आप पे काम कर रहा है, यस नो? Yes, ma'am. यस मैम। और क्योंकि उन्होंने काम किया, आपका वेलोसिटी बढ़ गया। आपने जैसे स्वजीत ने बोला कि वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. वेरी गुड, Kinetic energy. वेरी गुड। तो इसी को अगर मैं सेंटेंस में बोलना चाहूँ, इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जब भी आप किसी चीज पे काम करेंगे उसका एनर्जी चेंज होगा। तो जब मैंने किसी चीज पे काम किया, या तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा या फिर उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, या किसी किसी केस में दोनों चेंज हो सकते हैं। यहां तक नो क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके। मैं एक डायग्राम और दिखाऊंगी बर्नौलीज पे आने से पहले। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इस यहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम कर चुके हैं। अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे।
Yes, ma'am. मैम दिख रहा है सभी को? यस यस मैम मैम, यस विजिबल है। विजिबल है? अब ये वाला जो डायग्राम है, ये जो पहला जहां से पानी निकल रहा है, इस वाले, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये एक ही धारा, एक ही तार से आगे चल रहा है, इसको हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन। अगर मैं दूसरे वाले डायग्राम पे जाऊं, यहाँ पे कितने कलर्स दिख रहे हैं? 3 तीन कलर मैम। 3 कलर दिख रहे मैम 3 कलर दिख रहे हैं ना? पहला वाला कलर कौन सा है? Green, ग्रीन ग्रीन, वेरी गुड। सेकेंड वाला कलर? red, रेड, रेड वेरी गुड। और लास्ट वाला कलर? blue. ब्लू दिख रहा है मैम ब्लू दिख रहा है। ब्लू तो यहाँ जो पहला वाला डायग्राम था, यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन है, वहीं दूसरे वाले डायग्राम में ये ग्रीन का अपना स्ट्रीम लाइन है, रेड का अपना स्ट्रीम लाइन है, और ब्लू का अपना स्ट्रीम लाइन है। और वही अगर आप बहुत ध्यान से देखो आगे भी, क्या आपको दिख रहा है कि नीचे अभी भी ग्रीन चल रहा है, ऊपर अभी भी ब्लू चल रहा है, और बीच में कहीं ना कहीं रेड चल रहा है? यस मैम दिख रहा है यस मैम तो जब Yes, ऐसा ma'am. फ्लो होता है लिक्विड का, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। जैसे अगर आप स्कूल में जाते हैं, कभी कहते हैं ना, लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड, मेक अ लाइन एंड मूव, बोलते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. तो जब लिक्विड भी ma'am. अपना लाइन में चले, मतलब एक के पीछे एक चलता जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर आप लोग लाइन में चल रहे हैं, अगर 10 बच्चे लाइन में चल रहे हैं और एक धीरे चले और एक जल्दी चलने लगे, फिर क्या होगा? गैप क्रिएट होगा मैम। गैप क्रिएट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए कि आप 5-6 बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हैं और मैंने सबके पैर बांध दिए, एक एक पैर, और मैंने आप सबको भागने को बोला। अब सबका भागने का स्पीड अलग अलग होगा, सब एक जैसा तो नहीं भाग सकते। तो अगर सबका एक ही पैर बंधा हुआ है और सब भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर क्या होगा? सब गिर जाएंगे, ma'am. गिर एक बार फिर बता दो क्या होगा? सब गिर जाएंगे, ma'am. गिर जाएंगे मैम सब गिर जाएंगे, और जब सब गिरेंगे एक के ऊपर हो जाएगा कुछ धूम धड़ाका। यस यस मैम Yes, ma'am. तो जब कोई चीज लाइन में मूव करती है, उसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड्स, जब वो लाइन फॉलो नहीं करता, और लाइन फॉलो कब नहीं करेगा? जब सारे पार्टिकल्स या सारे बच्चे अलग अलग वेलोसिटी से चलने की कोशिश करेंगे, तब कुछ ऐसा होगा कि कोई पहले गिरेगा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो स्ट्रीमलाइन में रहने के लिए वेलोसिटी पे क्या कंस्ट्रेंट है? क्या वेलोसिटी अलग हो सकती है अगर स्ट्रीमलाइन में चलना है तो? हो सकते हैं मैम नहीं मैम, वेलोसिटी अलग नहीं होगी। ओके, अगर वेलोसिटी सेम नहीं हुई समा, अगर सब बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं और सब अपने अपने स्पीड से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो एक लाइन में चल सकते हैं या गिरेंगे? नहीं मैम नहीं, ma'am. गिरेंगे टकराएंगे, गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे। तो वो वाला जो मोशन होता है, जहां हर पार्टिकल या हर बच्चा आगे वाले बच्चे की स्पीड से नहीं मैच कर रहा है, जहां गिरने के चांसेस ज्यादा है, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और जहां हर बच्चा सेम ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, सच दैट दे रिमेन इन लाइन, उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। यहाँ पे क्या लग रहा है? सारे पार्टिकल सेम उससे चल रहे हैं? नहीं, No, ma'am. नहीं चल रहे। तो इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। पिछले वाले को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन मतलब जब एक धार है तो स्ट्रीमलाइन, अगर 4-5 धार एक साथ चल रही है तो उसको हम कहते हैं लैमिनर। एक लेयर बना लेता है, तो लैमिनर क्या होगा? लैमिनर में बहुत सारे स्ट्रीमलाइंस होंगे। अगर एक ही लाइन में चल रहा है उसे हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन, अगर 3 लाइन एक साथ चल पा रही है उसे हम कहेंगे लैमिनर, और जब वो एक दूसरे के साथ चल ही नहीं पा रहे, टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। यहां तक ठीक सभी का? यस मैम पीछे वाली स्क्रीन ये वाली स्क्रीन? Yes, अच्छा, ये ma'am. भी सब लिख लें क्योंकि ये हमें बर्नौलीज के लिए चाहिए। आगे चलें? जब हो जाए तो मुझे बता देना, फिर आगे चलेंगे। पहला वाला है स्ट्रीमलाइन। जब बहुत सारे स्ट्रीमलाइन एक साथ चलते हैं,
जैसे आपने एक बोतल से दूसरे उसमें पानी डाला, वो होगा आपका लैमिनर। जहां आपने तेल की शीशी से तेल डाला, वो होगा आपका, अगर आपने एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डाला, उसको हम बोलेंगे लैमिनर, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रीमलाइन होंगे। जहां आपने तेल की बोतल से आराम से थोड़ा सा तेल डाला पैन में, कढ़ाई में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। और जब आप नहाते हैं तब कैसे होता है पानी? कहाँ चले गए बच्चे? जब आप लोग नहाते हैं, जैसे आपने सर पे पानी डाला, लैमिनार फ्लो। ओके, जहां तक आपने सर पे पानी डाला वो तो लैमिनर। जैसे आपके सर के साथ टकराया, फिर पानी कैसे चलता है? लेयर्स में चलता है, स्ट्रीमलाइन में चलता है, या फैल के चलता है? फैल के। ऊपर चलता है मैम। टर्बुलेंट फ्लो। तब हो जाता है टर्बुलेंट। अच्छा, अब आगे चले। यस मैम। ओके, टर्बुलेंट फ्लो समझ आ गया, तो इसके भी आगे चले। यस मैम। ओके, A1 मैम थोड़ा A1 पिक। ओके मैम। ओके, ये हमने कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। अब ये जो डायग्राम है, इसके अंदर का जो फ्लो आपको दिख रहा है, देख के क्या लग रहा है? स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है? टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन। क्या आपको एक पूरी लाइन दिख रही है एंड टू एंड? क्या आपको 4 कंप्लीट लाइंस दिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो सकता है वो सीधे नहीं चल रहे हो, वो मुड़ रहे हो, यहाँ से शुरू होके लाइन से चलता 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 यहाँ तक पहुंचा। तो ये हो गया पहला स्ट्रीमलाइन, उसके बाद सेकेंड स्ट्रीमलाइन, फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रीमलाइन, फिर एक फोर्थ स्ट्रीमलाइन। बट इट इज स्ट्रीमलाइन, और क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीमलाइन है, तो इसको क्या कह सकते हैं? कौन सा फ्लो कह सकते हैं? लैमिनार फ्लो। लैमिनर फ्लो। वेरी गुड। अब सभी बच्चे ये वाला डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि इसी से फिर आगे का मैथमेटिक्स समझाऊंगी मैं। ये डायग्राम सभी बना ले, सब, जिससे कि हमारे पास सबका सेम डायग्राम हो। या व्हाइट बोर्ड पे बनाएं और साथ साथ करें? व्हाइट बोर्ड पे बनाओ, साथ साथ करें। ऐसे भी ठीक है मैम। ऐसे भी ठीक है। अच्छा, चलिए आप डायग्राम बना लें, फिर व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा दूंगी आप लोगों को। जब डायग्राम बना ले तो बताएं मुझे एक बारी। मैम वो फॉर्मूला भी लिखे। सबने बना लिया? डायग्राम बना लिया? यस मैम, हो गई। बस एक मिनट दीजिए, दूसरे स्क्रीन पे आ रही है। कौन सा साइड पतला था, पहले वाला साइड कि दूसरे वाला साइड? पहले वाला साइड मैम। आपका डायग्राम कुछ ऐसा था। ऐसा था कुछ। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ये आपका पहला स्ट्रीमलाइन, ये आपका दूसरा स्ट्रीमलाइन, ये आपका तीसरा स्ट्रीमलाइन। इसको हम लिख लेते हैं A1, इसको हम लिख लेते हैं A2।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं V1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं V2। आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये भी ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, पानी कहां से कहां जा सकता है? ये हमारा सबसे पहले की क्लास की बात है। वाटर कैन फ्लो फ्रॉम विच रीजन टू विच रीजन? B2A। A A1 से A2 A1 से A2 पक्का? क्या A2 से A1 में नहीं भेज सकते हम? भेज सकते हैं। भेज सकते हैं ना। तो पानी कहां से कहां जाएगा ये कौन बताता है, कौन डिटरमिन करता है? Area. Height. एरिया, ओके। किसी को हाइट, ओके। एनीथिंग एल्स? Pressure. Very good, very good, Rutika. Water can only flow from high pressure to low pressure region. Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगर तो P1 यहाँ है और P2 यहाँ है और पानी आपका ऐसे जा रहा है, तो क्या P1 ग्रेटर होगा P2 से? होना चाहिए ना? Yes, no? No, ma'am. अगर प्रेशर P1 पे कम होगा, अगर पानी का प्रेशर P1 पे कम है, तो वो P2 तक जा पाएगा दौड़ के? नहीं मैम। नहीं, ma'am. No, ma'am. दो बच्चों को लग रहा है, बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? अगर प्रेशर ही नहीं है पानी में, क्या वो आगे जा पाएगा? No, ma'am. नहीं जा पाएगा ना? No, ma'am. अच्छा, अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा? पॉइंट 1 पे, ये पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पे फोर्स क्या होगा? क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? अच्छा, सब ये बताएं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? यहाँ पे हम छोटा सा एक थोड़ा सा x बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1। यहाँ पे हम एक छोटा सा x2 बना लेते हैं, ये हमारा हो गया x2। तो जो वर्क 1 है, क्या मैं उसको लिख सकती हूँ P1 A1 x1? Yes, ma'am. ओके, बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, लिख सकते हैं। लिख Yes, ma'am. ओके। और वर्क 2 दूसरे एंड पे जो होगा उसको हम लिखेंगे P2 A2 x2 लिख सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. तो जो Yes, टोटल ma'am. वर्क है, जो टोटल वर्क आपने पानी पे किया 1 से 2 में भेजने के लिए, वो वर्क कितना होगा? वो जरा कैलकुलेट करके बताएं। 1 से 2 में भेजने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, वो बताएं आप सब मुझे थोड़ा सा। आया कुछ एक्सप्रेशन? टोटल वर्क डेल्टा W हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं? Yes, ma'am. तो अगर हम ये लिखते हैं तो जो हमने काम किया पानी पे एक एंड से दूसरे एंड पे भेजने के लिए, वो हमारा हो जाएगा, क्या लिखूं? क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं? P1 माइनस P2, और ये जो A1 x1 है, क्या A1 x1 विल बी इक्वल टू A2 x2 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या बीच के स्टेप्स भी थोड़े से लिख दूं? चलिए
थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देती हूँ आपको। यहां तक सब अग्री कर रहे हैं, वर्क 1 और वर्क 2 जो मैंने लिखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं ये कैलकुलेट ma'am. करना चाहूँ कि मैंने 1 सेकंड में कितना काम किया, तो क्या मैं लिख सकती हूँ वर्क डन इन 1 सेकेंड, मतलब T1 मैं ले रही हूँ जो मैं 1 सेकेंड ले रही हूँ, विच इज इक्वल टू P1 A1 X1 अपॉन T1 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. ओके, तो इसको हम P1 A1 X1 अपॉन T1 को क्या हम ये लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी वेलोसिटी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड. सिमिलरली वर्क डन अपॉन T2, क्या हम उसको P2 A2 V2 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और ये हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये भी हमें पता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the total work done, क्या हम इसको लिख सकते हैं P1 माइनस P2, और दोनों का क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मैं सीधा AB, क्या मैं केवल AB लिख दूं? Yes, ma'am. अच्छा, Ma'am. A इंटू V क्या होगा? क्या इसको हम वॉल्यूम लिख सकते हैं पर सेकेंड? थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, हमने यहाँ कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से शुरू किया था कैपिटल V1 अपॉन T1, वॉल्यूम यहीं से शुरू किया था ना? Yes, ये ma'am. ये क्या था? आपका कितना वॉल्यूम 1 सेकंड में निकल रहा है वो सेम रहेगा. 1 सेकंड में जितना पानी ट्यूब में जाता है, 1 सेकंड में उतना ही वॉल्यूम उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो पाइप फट जाएगी. वहां से Yes, ma'am. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया था. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ए वी को क्या मैं इसको ये लिख दूं P1 माइनस P2, ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम है, लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं वॉल्यूम को अगर कैपिटल V लिखूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ? मैं इसको DV लिख रही हूँ, चेंज इन वॉल्यूम, ऐसे लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, जब आपने काम किया तो कौन कौन सी एनर्जी चेंज होगी? अगर आपने किसी चीज पे काम किया, क्या उसकी एनर्जी बदलती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बदलती है. ma'am. कौन सी एनर्जी बदलेगी? Potential energy, kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? mgh. वेरी गुड, mg. क्योंकि हम 2 पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं लिक्विड के, तो फर्स्ट पॉइंट पे mgh1 होगा और सेकेंड पॉइंट पे 1/2 mv square. Kinetic energy. नो नहीं, अभी हम क्या, अभी हम ये कर रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh1 होगी, Yes, ma'am. और दूसरे वाले पे क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे क्या लिखूं मैं? H2. mgh2. ठीक है. सो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, ma'am. टोटल चेंज हो जाएगा आपका mgh1 माइनस h2. लिख सकते हैं? Yes, ma'am. लिख सकते हैं. लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ऐसा कुछ हमने किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया था. किया था ना. अब वॉल्यूम क्योंकि मैंने ऊपर dv लिखा है, बस इसी कारण से मैं यहाँ पे भी dv लिख रही हूँ. कर सकते हैं? यहां से अगर मुझे मास निकालना हुआ, मास विल बी इक्वल टू रो dv लिख लें. Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ के m में डाल देंगे, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो dv g h1 माइनस h2.
वहां तक सब लिख लें। मैंने पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, हमने वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया। लिख लिया मैम। लिख लिया सभी बच्चों ने? लिख लिया? यस मैम। थक तो नहीं गए साहब? आवाज नहीं आ रही अब? मैम एक बार पढ़ाएंगे? कौन सा मैम वाला एक बार बेटा? रिवाइज। यस मैम, मैम एक बार रिवाइज रिवाइज। ऊपर ही रिवाइज कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ट्यूब ले लिया और जिसमें पानी को हम भेज रहे हैं इस वाले एरिया से यहाँ वाले पोर्शन से यहाँ तक। अब हमें ये पता है कि पानी तभी मूव करेगा जब कोई प्रेशर डिफरेंस है। तो हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के हमने कहा कि हमें कितना काम करना पड़ेगा। वो काम होगा हमारा वर्क 1 विच इज बाय फॉर्मूला इक्वल टू F टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमने कहां से निकाला? फोर्स हमने कहा क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है सबसे पहले जो हमने किया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से हमने फोर्स निकाल लिया कि वो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो F की जगह हमने डाल दिया प्रेशर इनटू एरिया और X था उसी को हमने X1 लिख दिया 1 की साइड पे। ऐसे ही हमने वर्क 2 निकाल लिया और टोटल वर्क निकालने के लिए हमने बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दिया। और वो करने के बाद हमें मिला जो टोटल वर्क डन है वो ये मिला, P1 माइनस P2 A इंटू B। A इंटू B क्यों आया? क्योंकि एक्सप्रेशन में A1 B1 था और A2 B2 था, जो हमने पिछले क्लास में प्रूव किया था कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। तो इसलिए मैंने 1 2 हटा के सीधा A और V लिख दिया। अब एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी हमने ये भी पिछले क्लास में किया था कि ये हमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बताता है, तो उसको मैंने डीवी लिख दिया। तो हमने पहले तो काम कितना हमने पानी पे किया वो निकाल लिया। जो टोटल वर्क निकला वो निकला हमारा P1 माइनस P2 डीवी। ये तो हमारा निकला सिर्फ काम जो हमने किया पानी को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे भेजने के लिए। फिर क्योंकि हमने पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो हमने 1 और 2 का लगा के mg h1 माइनस h2 कर दिया। फिर हमने मास को डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया। ये जो मास है उसको हमने डेंसिटी और वॉल्यूम्स के टर्म में लिख दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने जो पहले काम निकाला था, काम में हमने वॉल्यूम डाला था, इसलिए मैंने वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी में भी डाल दिया। आर वी ओके? यस मैम। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, एक बार खुद भी थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे रिवाइज तो समझ आ जाएगा। इसके बाद कौन सी एनर्जी निकालनी है हमें? काइनेटिक एनर्जी मैम। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m v स्क्वायर, v की जगह हम लिखेंगे पहले v1 स्क्वायर और 2 पॉइंट पे v2 स्क्वायर। तो पहले ही मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रही हूँ। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आर वी ओके विद दिस? यस मैम। Yes. क्योंकि हमने m को पहले ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाल लिया था कि वो रो dv होता है, तो इसको हम लिख लेंगे हाफ m की जगह रो dv v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। राइट? यस मैम। अब सबसे पहले हमने बोला था जब भी हम काम करेंगे वो या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी या दोनों का टोटल। तो इसमें हमने सबसे पहले काम निकाला था वो है P1 माइनस P2, ये निकाला था। यस मैम। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था रो dv मास की जगह और विद इन ब्रैकेट्स एक g भी था और h1 माइनस h2। राइट? यस मैम। और काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाला है हाफ रो dv विद इन ब्रैकेट्स v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया एक्सप्रेशन।
अब थोड़ा एक्सप्रेशन को गौर से देखें 1 मिनट के लिए और मुझे बताएं कि हम कुछ चीजें हटा सकते हैं। DV. डीवी हर एक से हटा देंगे, इसीलिए मैंने मास को डीवी में लिखा था, जिससे कि हम डीवी हर एक से हटा पाए। तो ये हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू G रो H1 माइनस H2 प्लस हाफ डीवी हट गया रो और विद इन ब्रैकेट्स P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो में अगर इधर ले आऊं तो हमारे पास बच जाएगा G H1 माइनस H2 प्लस हाफ V1 स्क्वायर माइनस। अब इन्वेस्ट अ मिनट और थोड़ा सा एक्सप्रेशन को गौर से देखें। और अब मैं क्या करूंगी, जहां पे भी 1 वाले टर्म्स है P1 H1 V1 उनको मैं एक साथ लिख दूंगी। पहले तो यहां तक लिख लेते हैं सब। हो गया मैम. हो गया मैम. हो गया? सभी का हो गया? Yes ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. इसमें इसमें एक एक गड़बड़ हमने कर दी है। अगर मैं डायग्राम पे वापस जाऊं, ये वाला हाइट ऊपर है कि ये वाला हाइट ऊपर है? H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है? S2. H2 बड़ा है मैम. H2 बड़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बड़ी होगी? H2 H2 में मैम. H2 पे। तो यहाँ पे जो हमने हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, इस वाले एक्सप्रेशन में, क्योंकि H2 बड़ा है तो H2 माइनस H1 हो जाएगा। मैं दोबारा से लिख दूं? Okay मैम. या हम दूसरा ये कर सकते हैं, अगर ये सारा चेंज नहीं करना तो हम ये कर सकते हैं कि पानी को अभी तो हमने यहां से भेजा था। यस जी मैम. मैम. Yes, अगर ma'am. हम सोचें कि पानी इधर की जगह हम इधर से भेज रहे हैं, ये भी हो सकता है ना? यस मैम. Yes, ma'am. Yes ma'am. तो ये कर देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि पानी को हमने 2 से 1 पे भेजा, तो बस हम वर्क चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमने 2 से 1 में भेजा तो ये जो प्रेशर वाला टर्म है ये वाला, तो 2 से अगर हमने भेजा इसका मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भेजा, तो बस इसको चेंज कर लो अपने एक्सप्रेशन में कि ये P2 माइनस P1 अपॉन रो इज इक्वल टू GH1 माइनस H2 प्लस हाफ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा। बस ये एक हल्का चेंज कर दो। और ये सबको समझ आ गया कि मैंने चेंज क्यों किया? क्योंकि जब हम पानी को नीचे से ऊपर भेज रहे थे, जब हाइट हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी H2 की ज्यादा थी। क्योंकि हमने वो चेंज नहीं किया तो मैंने अभी पानी का डायरेक्शन बदल दिया कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, P2 से P1 पे आ रहा है एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। आर वी ओके विद दिस? इस चेंज के साथ भी हम ओके हैं? Okay. अब मैं क्या करूंगी, लास्ट स्टेप में सारे 2 वाले टर्म्स एक साथ लिखूंगी, सारे 1 वाले टर्म्स एक साथ लिखूंगी। तो पहले P2 अपॉन रो तो है ही है मेरे पास, राइट हैंड साइड से मेरे पास आ जाएगा प्लस GH2 और प्लस हाफ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस P1 है दूसरी साइड ले जाऊंगी तो वो प्लस हो जाएगा, P1 अपॉन रो
plus GH1 plus half V1 square. अब सब मुझे ये बताए कि ये आ रहा है कि नहीं सभी का. मैंने सारे 2 वाले टर्म्स एक जगह इकट्ठे कर दिए, 1 वाले टर्म्स एक साथ इकट्ठे कर दिए. हाँ मैम आ रहा है। आ रहा है? ओके. तो ये जो हमने मैथमेटिकल टर्म लिखा है इसको कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि जब भी कोई लिक्विड किसी भी ट्यूब में फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन या लैमिनर वे में, तो उसका प्रेशर एनर्जी, उसका प्रेशर का एनर्जी प्लस उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन अ कांस्टेंट. तो यहां से वहां बहने में उसकी टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. अगर मैं 1 और 2 सारे हटा दूं, आंसर आ जाएगा P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V. तो ये जो टोटल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक प्रेशर एनर्जी, द सम टोटल विल रिमेन द सेम. दिस इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम. इसके रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे. ओके मैम. क्योंकि आज हमने काफी हेवी मैथमेटिक्स कर लिया है, अगली क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस वो करेंगे. थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन लंबा था. और P2 हमने उल्टा क्यों किया ये भी सोच लेना. अगर आपको कोई डाउट है, हमारी क्लास कल भी है, तो पहले आप अपना डाउट पूछ लेंगे, फिर हम आपके आगे एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. ओके ओके मैम. ओके. आज थोड़ा हैवी ड्यूटी मैथमेटिक्स कर लिया, लेकिन रिवाइज कर लेना. इट विल बी बेटर इफ यू कम प्रिपेयर्ड with revision of this topic. With that, we will end the class here today. Okay, बच्चे? Okay. Okay. ma'am. All right, everyone. Thank you. Thank you, Thank you. ma'am. Bye Bye. bye. Good night. Welcome, See you ma'am. tomorrow. Thank you, ma'am. You all are welcome. Thank you. Good night, ma'am. Good night.